नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मेरी तरफ से समस्त सनातनी को नमस्कार और मेरी तरफ से जितने भी देशवासी हैं उनको नमस्कार। तो राकेश जी, सबसे पहले आपका हम शुक्रिया करते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आए। मैं चाहता हूं कि जो आपका यूट्यूब चैनल है वो फूले फले, और जिस तरह से आप चिनगाम के मतलब 3 पंचायतों की हर मजलूम की बात रखते हो और आगे अपना चेहरा करते हो और दलाल लोगों को बेनकाब करते हो। इतना टाइम हो गया आपको, 10 साल से आप ये यूट्यूबर का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सभी व्यूअर्स जितने भी हैं वो सब्सक्राइबर और यूट्यूब को लाइक करें। मैं चाहता हूं कि यहाँ की जो तीनों पंचायतें हैं वो मतलब तरक्की करे, डेवलपमेंट हो जाए, क्योंकि डेवलपमेंट से ही सब कुछ होता है। तो राकेश जी, सबसे पहले हम आपके कैरियर की बात करते हैं। तो आप बीजेपी में एक कार्यरत रहे हैं, आज भी हैं। तो आप बीजेपी में कब आपने शुरुआत की, कहाँ से शुरू किया आपने? मैंने जब यहाँ सलामुद्दीन चौधरी एक कैंडिडेट आया था, अभी मुझको टिल डेट याद नहीं है, 2008 के बीच में हो सकता है कि वो यहाँ आए थे। उस वक्त हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, क्योंकि यहाँ उस टाइम कोई आदमी भारतीय जनता पार्टी में जाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मिलिटेंसी जो थी बड़ी अरूज पे थी और कोई बीजेपी का झंडा उठाना ही नहीं चाहता था। जब हमने बीजेपी का दामन थामा तब तो दूर दूर तक लोग 100 में से एक बंदा जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता था। आज तो पूरा वर्ल्ड तो भारतीय जनता पार्टी ही है। आपको हमने देखा है, बचपन से ही देखा है, लोगों की हेल्प करते हुए, समाज सेवा करते हुए, समाज कल्याण में जो आपका योगदान डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ तहसील छात्रों चिनगाम में रहा है। तो हमने देखा है, तो कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली समाज सेवा की, कहाँ से मिली आप? मैंने अपने देश के जो प्रधानमंत्री थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनसे हमने सीखा है। जिस तरह से उसने देश के समाज की सेवा की है, उसी तरह से हमको भी आकर्षित किया हमारी जिंदगी ने कि हमें मजलूमों का काम करना होगा, यतीमों का काम करना होगा, गरीबों का काम करना होगा, विधवाओं का काम करना होगा। ये 100 आदमियों में से एक आदमी की सोच होती है, नहीं तो अपने ही घर बनाते हैं। मैक्सिमम लीडर जो होते हैं अपने ही सोचते हैं, अपने परिवार के सोचते हैं। हमने श्री हरि के प्रभु के चरणों में जाकर उसके मतलब जब तक हमें इस दुनिया पर रहना है, हमें बिना मजहब और मिलत मतलब लोगों की खिदमत करनी है, क्योंकि ये जिंदगी जो है वो 4 दिन की है। इसलिए हमें वहां की सोचनी है। जिस भगवान के पास हमने जाना है, हम अपने लिए तो रोटी, कुत्ता बिल्ली जो भी चरिंदा परिंदा है वो भी अपने लिए खाते हैं, लेकिन मानो जिंदगी का यही मकसद होता कि दूसरों का काम आना। अच्छा, लोगों में जो समस्याएं होती है, लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चलो आज के टाइम में तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, जो भी सर्विसेज होती है गवर्नमेंट की ऑनलाइन हो जाता है। देखो आशीष जी, आपने महत्वपूर्ण बात की कि आपने कहा कि आज ऑनलाइन में, अभी भी नहीं समझता हूँ कि ऑनलाइन है। हमारा सिस्टम तो ऑनलाइन है, लेकिन हमारे कहीं मुलाजमिन ऐसी मनमानी करते हैं जो अभी भी ऑफलाइन ही है, जो अभी भी बात को समझ नहीं रहे हैं कि अगर हम 60,000 70,000 50,000 20,000 तनख्वाह लेते हैं तो हम जनता के गुलाम हैं। तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ तहसील छात्रों, खासकर मैं अपने चिनगाम की बात करूंगा, तो चिनगाम के का जो सिस्टम है काफ़ी आपको पता है, एमजी नरेगा को लेके बाकी चीज़ों को लेके सुर्खियों में रहता है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखो आशीष जी, आपने नरेगा के बारे में सोचा तो और मेरे से एक क्वेश्चन किया आपने कि क्योंकि लोगों के पास वही एक साधन है अपनी लाइफ को चलाने का, जीवन को। मैं डायरेक्ट इस बात के बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी से ये एक सवाल करना चाहता हूं और उस तक ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं। यहाँ के गरीब आदमी को जम्मू कश्मीर के जितने भी गरीब आदमी है, मैं बोलता हूँ नरेगा का 1% फायदा नहीं है। क्यों? अगर हमारी गवर्नमेंट ने अनिवार्य रखा है कि एक बंदे को 100 दिन की योजना मिलनी चाहिए, दिहाड़ी मिलनी चाहिए, तो उस गरीब को 30-40 दिन से ऊपर कभी मिलते नहीं है। और अगर हम हेडलोड की बात करें, कहीं दलाल हर गांव में 4 बंदे होते हैं जो पार्टी विरोधी दलों के बंदे होते हैं, जिनको हेडलोड चढ़ाया जाता है।
हेड लोड पहले चलाया जाता था। अब देखो काम कौन करता है, जॉब कार्ड होल्डर। जी जी बिल्कुल। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर से, जो JKUT के अपने गवर्नर साहब से, जो चीफ मिनिस्टर साहब है, कि अगर गरीब मेहनत करता है तो आज के डेट में अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में भी ऑफलाइन का काम क्यों होता है, क्यों दलाल लोग उनका हेड लोड का पैसा निकाल लेते हैं। क्या हमारे DC साहब को ये पता नहीं है, क्या हमारे BDO साहब को ये पता नहीं है? जानबूझ के ये काम किया जाता है कि अगर एक वार्ड में 150 जॉब कार्ड हैं, 200 जॉब कार्ड हैं, 50 जॉब कार्ड हैं, आप सुनिए हमारी बात पहले, तो उसका पैसा जो है काम ओम प्रकाश करता है, मतलब मान ले बशीर करता है, करीम करता है, गफार करता है, और उसका हेड लोड जो है गाँव के 2-3 दलाल लोग निकाल के लेते हैं। वो कितना पैसा होता है, 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, वो उनका पैसा किस तरह से निकालते हैं, जबकि वो हेड लोड और किसी का और वो ले जाते हैं, और कहीं BDO जो है वो मनमानी करते हैं। अब हम ये जो लेबर कोड कार्ड रखा है, इसकी बड़ी समस्या है, आपको पता है इसके बारे में आशीष जी? जी बताइए। जब हमारा बंदा जाता है उसको 55 दिन लगते हैं, तो गरीब को कहीं से फायदा है नहीं। 90% लोगों को अभी भी 21वीं सदी खत्म होने जा रही है, अभी भी फायदा नहीं है। जब हम उधर जाते हैं, हमें हाजिरी दे दो जी JRS के पास, तो JRS क्या बोलता है, वहां से आपको 55 दिन लगे हैं, तो हमें अनिवार्यता है 90 दिन। 90 दिन से ऊपर जिसको काम होगा उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, मतलब अटेंडेंस मिलेगी। जिसको नहीं होगी उसको BDO साहब काट देता है, चाहे वो BDO मगल मैदान हो, चाहे वो BDO मतलब छात्रों हो, चाहे वो कहीं का भी BDO, वो हमारी हाजिरी को मतलब उसको नहीं देता है। तो वो लेबर कार्ड से भी मतलब छूट जाता है। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट की लेबर का जो लेबर ऑफिसर होता है, लेबर कोर्ट ऑफिसर जो होता है, वो भी कहीं हद तक मनमानी करता है, मतलब बिल्कुल वो काम ही नहीं कर रहा। एक बात है राकेश जी, तो मैं गवर्नर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे अफसरों को थोड़ा नकेल कसने की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसे मानने वाले नहीं हैं। नहीं, आपको भी एक मैसेज देना चाहिए अपनी तरफ से, ये जो यूथ है या जो पब्लिक है यहाँ की, क्योंकि आजकल ऑनलाइन हो गया है सिस्टम सारा, तो लोगों को भी कम से कम अपने राइट्स को समझना चाहिए। आपने की ना बात 2-4 लोग या 5 लोगों की, कम से कम लोगों को अवेयरनेस का पता होना चाहिए, नहीं जी हमारे लिए इतना पैसा आता है, ये आता है, वो आता है। कम से कम लोगों को भी इस चीज का हमारा छात्रों पता होना चाहिए। मंडल है, अभी तक भी मैं आपको रिसेंटली कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल इलिटरेट है, क्योंकि लोग कब तक डर में रहेंगे, डर में जिएंगे। अनपढ़ता है। सबसे बड़ी कम्युनिटी जो है वो गुर्जर कम्युनिटी है, मतलब 40-50% के आसपास बिल्कुल अनपढ़ों को रखा गया है, 10-20% पढ़े लिखे हैं। अभी भी कहीं टीचर हैं जो स्कूलों में खास करके इस मुद्दे पर जाना। मेरा एक सवाल रहेगा राकेश जी आपसे, जैसे कि आपने शिक्षा की बात की, एजुकेशन की बात की, तो एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये एजुकेशन जो है ये जरूरी है, एजुकेशन ही आज के टाइम में, एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं है लाइफ में। तो एजुकेशन को लेके बात की जाए तो जैसे कि हमारे चिनगाम में सिस्टम, अगर स्कूलिंग का देखा जाए, बिल्डिंग का देखा जाए, तो काफ़ी ख़राब है। टीचर का मतलब लेक ऑफ स्टाफ है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमने आपको देखा है लड़ते हुए, एक गरीब की आवाज़ उठाते हुए, हर जगह हमने आपको देखा है। तो आपकी क्या राय रहेगी, आपका क्या विचार है, तो आपका क्या इसमें रहेगा? सबसे पहले जो हमारे जम्मू कश्मीर की मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है सकीना इतू जी को मैं दोनों हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहता हूं। उन्होंने ऑर्डर भी निकाला था जो अटैच डिटेच हैं उनको आप अपने अपने जगह पर, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ऐसा हुआ ही नहीं है, ना होता है, ना हुआ है, ना ऐसा होता है। क्योंकि अभी भी कहीं मेड में कहीं मास्टर जो हैं वो जम्मू में, दिल्ली में, पता नहीं कहाँ कहाँ अपने बच्चों के साथ बैठे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक ही महीने में 2-2, 3-3 बार छुट्टी जाते हैं, वो 10-15 दिन के बाद छुट्टी चले जाते हैं, जैसे उनको अपने ही बाप का राज है। खासकर तो इस तानाशाही को खत्म करने के लिए मैं मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर सकीना इतू जी से, क्योंकि वो हमारे जम्मू कश्मीर की मिनिस्टर है इस टाइम, और इधर क्या होता है जो ZEOs होते हैं, CEOs होते हैं वगैरह, जो भी होते हैं अधिकारी, उच्च अधिकारी, वो क्या काम करते हैं, वो एक की गुलाम की जगह सतीश की जगह, रमेश की जगह, और ओम प्रकाश की जगह, और मतलब इन्होंने आपस में कंप्रोमाइज रखा है कि जब तक न किसी को पता चले एप्लीकेशन फेक लीव रखते हैं ये लोग, एप्लीकेशन फेक लीव, जब तक कोई ऑफिसर चेकिंग के लिए नहीं आए तब तक वही चलाते हैं, और जब तक उसकी एक्सटेंशन बढ़ाते हैं तब उसके बाद उसको चेंज करके फिर
उसी टिल डेट से उसको फिर आगे बढ़ाते हैं। तो गरीबों के बच्चे बेचारे अनपढ़ रह जाते हैं, उनको पढ़ाता तक नहीं है कोई। 4 बच्चे अंदर रखने से कोई बच्चा पढ़ेगा थोड़े, हम स्कूल में उसको बंद करके रखेंगे। अरे हमने जो हमारे गवर्नमेंट ने जो प्री प्राइमरी अभी स्कूलिंग जो लगाया है, अभी नया एलिमेंट्री एजुकेशन जो लगाई है, उस पे खड़ा उतरना है। अभी भी गरीब बच्चों को नर्सरी से लेकर मतलब फर्स्ट क्लास तक कोई किताब गवर्नमेंट की तरफ से नहीं निकलती है। ये खोखले दावे हैं। कहीं ना कहीं मिड डे मील को लेके बात की जाए, कहीं ना कहीं जो खासकर मैं चिनगाम की बात करूंगा, मिडिल स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, हाई स्कूल हो, हालत तो खत्म है। तो आपका क्या विचार रहेगा मिड डे मील को लेके? बच्चों को मिड डे मील जो प्रोवाइड नहीं किया जाता अच्छे से, तो उसके बारे में भी आपकी क्या मतलब विचारधारा है? लोगों तक आपकी क्या मैसेज रहेगी? लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा इस चीज को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में उस्ताद साहिबान है जिनकी मिड डे मील की जिम्मेवारी है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जो भी हराम खाता है ना, उसको कभी पछता नहीं है, वो खाते हैं। मैं इतना ही बात उनसे कहना चाहता हूँ कि आप सही तरीके से मिड डे मील का यूज करें, इस्तेमाल करें। और मैं ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए, एक टीचर, एक शिक्षक जो होता है, वो अपने जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन एक अच्छे स्कूल में यहाँ से जाके किश्तवाड़ या जम्मू में एडमिशन करा लेता है उनकी। तो क्या वो उनको अपने आप पे इतना भरोसा नहीं होता कि वो जो प्राइमरी स्कूल में जहाँ पढ़ते हैं अपने बच्चों की शिक्षा भी वहाँ कराएं? उसके बारे में आपकी क्या राय रहेगी? क्यों वो ऐसा करते हैं? कहीं टीचर हमारे हैं जो अपने स्कूलों में ही पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, लेकिन कहीं ऐसे भी हैं नालायक जिनको खुद नहीं आता है, वो दूसरों को क्या पढ़ाएंगे? क्या वो अपने और जो दूसरों के बच्चे हैं उनमें उनका कोई डिफरेंस नजर का होता है क्या? वो ऐसा सोचते हैं क्या? कुछ ऐसी बात नहीं है। वो देखो, इधर हमारे जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें बहुत कम क्वालिफिकेशन के गाँव में टीचर्स होते हैं। क्या उनको अपनी काबिलियत पे शक होता है जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन करा देते हैं, और बाकी जो दूसरों गरीबों के बच्चे हैं उनको आपने जहां तक बात मरने दो जहां मरेंगे। आपने जहां तक बात की, यहाँ का टीचर जो है वो 12th या 10th पास है, उसके बाद में उसने एमए की, किसी ने बीएड किया या कुछ, उस बात को आप मानने दो। जो हुआ ना वो हो गया, जो मर गया वो वापस नहीं आता है। उनके बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें मालूम ही है आगे क्या बनते हैं। कहीं लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बेचारों को ABC लिखना नहीं आता है, तो हम उनको क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। ABC किसी को लिखना नहीं आएगा, लेकिन बात यहाँ तक है कि अभी भी मैं बोलता हूँ 10-10 साल से, 5-5 साल से अटैचमेंट है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जब वो स्कूल में जाएंगे नहीं, वहाँ क्या नर्सरी वाला बच्चा पढ़ेगा, अपर KG का, लोअर KG का बच्चा क्या पढ़ेगा? जहाँ 2025 में दुनिया आसमान छूने की बात कर रही है और छू भी रही है, तो हमारा जो इंद्रवाल है वो आज के टाइम में भी वही पिछड़ा हुआ इलाका है। तो हमें अपने बदलाव के लिए किन किन चीज़ों को का प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए? क्योंकि एजुकेशन एक वेपन है हमारे पास जिसकी हेल्प से हम अपने सिस्टम को देखो, बदल सकते हैं। मेन सिस्टम जो है कोई चीज आपको नहीं बदलाएगी। मेन सिस्टम जो था इसमें इस बार हमने यहाँ का MLA कहीं लोगों ने जितवाया। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जी। लेकिन इंद्रवाल के लोगों ने कहा इस बार हम अपना MLA चेंज करेंगे। आप देखिए यहाँ तहसील है, कितना टाइम हो गया हमारे MLA को बने हुए? तकरीबन 7 महीने या साल होने जा रहा है। तो साल में हमारा पटवारी यहाँ नहीं आया, नए तहसीलदार यहाँ नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। तो आप क्या अपेक्षा करते हो अपने MLA से? उसके बाद में आप देखो, स्कूल के लिए बिल्डिंग, स्कूल के वादे किए गए थे, स्कूल के वादे किए गए थे, का वादा किया गया था, कॉलेज का वादा किया गया था। बताइए, कॉलेज का वादा नहीं, मैं अपनी 3 पंचायतों की बात करता हूँ। जी। अच्छा, उसके बाद में उन्होंने कहा था कि हम स्कूल की जो जमीन है, जो PW की जमीन है, उसको हम रिप्लेस करके हम स्कूल को दे देंगे। तो कहाँ है वो? जो भी वादे किए गए वो सब झूठ है। इसमें एक ही भारतीय जनता पार्टी है जो सही वादा करती है, लोगों के साथ सही फैसिलिटी देती है, सही काम करती है, सही सटीक, सही निशाना, सही जवाब देती है। तो आपकी भारतीय जनता पार्टी में कौन सी खामियां रही, कौन सी कमियां रही, जिसकी वजह से इलेक्शन में लोगों में आक्रोश देखा हमने, निराशा देखी इंदरवाल में? तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेन चीज रहा इंद्रवाल में कमजोरी ये, जो हमारे ओहदेदारान थे वो गैर जिम्मेदार थे। क्या उसमें पार्टी की गलती है? जो पार्टी ने कार्यरत किए थे अधिकारी
पार्टी की तरफ से इलेक्शन में, उनकी गलती है? देखो, ये भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को अभी सोचना चाहिए कि जिन लोगों का कोई अस्तित्व है ही नहीं, जो किसी वजूद में है ही नहीं, जो सरूड़ी के स्पोर्ट्स पर्सन रहे, बड़े बड़े ओहदों पर रहे, 2 साल आए और लोग देखते हैं कि ये लोग अपने ठेका चलाते हैं। लेकिन आप बात को नहीं काटिए, जो लोग आज लोग चालाक हैं वो देखते हैं कि वो उसके साथ भी है, वो हमारे साथ भी है, ठीक है। और लोगों ने ये देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर हैं ना कहीं कैंपेन पर गए, ना कहीं कोई गया, ना कोई आया, ना कोई कुछ। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि मुझे अपनी समाज की पहले सेवा करनी है। जी। देखो, जैसे चिनगाम में हायर सेकेंडरी नहीं है, अगर अभी भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो भी आगे आएगा नेक्स्ट, अगर वो गवर्नर साहब के साथ मिलकर, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मिलकर यहाँ हायर सेकेंडरी देता है तो क्यों नहीं होगा? पीएससी देता है क्यों नहीं आता है? भूंडा चैन का टंडल का कुछ डीपीआर बनाए तो क्यों नहीं होता है? जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, जब हम डेवलपमेंट करवाएंगे, तब हमारे साथ कोई आएगा। अन्यथा मोदी जी जो करता है वो 100% गरीबों के पास पहुंचता है। जो हमारे निजी छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, चाहे मंडल प्रधान हो, चाहे वो कोई छोटा मोटा वर्कर हो, चाहे को हर जगह पर पहुंचना, उसने मतलब जितनी भी योजनाएं हमारी चलती हैं उनके साथ साथ चलना, तो इस तरह से इंसान जीत सकता है। तो राकेश जी, चलो जो हो गया, आगे भी जो आपकी पार्टी इंदरवाल में थोड़ी सी कमजोर है, तो आगे अगर आप इन फ्यूचर इलेक्शन जब होंगे उस टाइम अपने आप पार्टी को मजबूत करना होगा, जैसे कि तहसील छात्रों की बात की जाए, मुगल मैदान की बात की जाए, या मड़वा की बात की जाए, या भौंसवा की बात की जाए, तो आपका क्या आगे का रहेगा इसमें? नेक्स्ट में अगर भारतीय जनता पार्टी इसी टाइम से आज, मतलब आज के डेट से टिल डेट से मैं कहना चाहता हूँ, अगर अपने वर्करों को नीचे जमीन ग्राउंड पर उतारे ना, जितनी भी योजनाएं हैं उसके बारे में, चाहे कोई काम लेकिन हो, वर्कर हो राकेश जी, वर्कर हो, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, या तहसील प्रेसिडेंट हो, ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, तो कहीं ना कहीं उस ब्लॉक प्रेसिडेंट की भी एक इमेज होनी चाहिए, लोगों के बीच में एक इमेज होनी चाहिए। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ, जब से हमारे रवि परिहार साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं, लोगों की बड़ी उम्मीदें जो है बढ़ चुकी है। और एक साफ दिल आदमी है वो, उसके अंदर खोट नहीं है और अपनी लालच उसके अंदर नहीं है, क्योंकि उसको भगवान ने पहले ही मालूम करके रखा है जी। अच्छा, छात्रों की बात की जाए, छात्र ब्लॉक की बात की जाए, तो इसमें इंदरवाल जो छात्रों ब्लॉक, इसमें जो बीजेपी का जो प्रेसिडेंट होता है, इसकी बात की जाए, हर बार पासरकूट से मतलब होता है, घर से फैमिली का जो सिस्टम होता है, इसके बारे में आप क्या राय कहना चाहेंगे? देखो, ये क्या चिनगाम से नहीं बन सकता है? क्या डांगरनाला से नहीं बन सकता है? क्या कोई देलर से नहीं बन सकता है? क्या कोई नारायण से नहीं बन सकता है? तो इसके बारे में आपकी क्या मतलब सजेशन है? आपको बताऊंगा। जी। अब देखो, हमारा गुरीनाल इसमें आता है, आप बखूबी नॉलेज है। सिगदी का लाक आता है, नहीं आई एम सॉरी, ये क्या बोलते हैं, गुरीनाल आता है इसमें, शिड़ी आता है इसमें, मतलब उडीर गुजरान आता है, छात्रों आता है इसके बीच में, सिंहपोरा आता है इसके बीच में, चिनगाम आता है इसके बीच में, पासरकूट आता है इसके बीच में। तो ये एक पार्टी की मर्जी थी कि हम इन्हीं को बनाएं, तो अच्छी बात है, हम भी मोस्ट वेलकम करते हैं। तो जहां हमारा ग्राफ था 100%, हमारे वोटर थे 100%, और 100% से ये पार्टी को देखना पड़ेगा, 100% से हमारा वोट जो है वो 10% पर गिर गया छात्रों ब्लॉक में। तो उसमें कहीं ना कहीं किसकी नालायकी समझेंगे आप? नहीं, अगर बीमारी बड़ी है तो बड़ा डॉक्टर चाहिए इसके लिए जी, और हर गांव का डॉक्टर चाहिए। जैसे एक ही मंडल प्रधान तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं चाहता हूं इसमें गुरीनाला जितने भी हमारे इलाके हैं, चाहे वो ये अपना उलीर गुजरान हो, शिड़ी हो, छात्रों मंडल हो, और ये हमारा सिंहपोरा हो, चिनगाम हो, ये सब एक हो जाए जी। तो राकेश जी, आप भी और हर गांवों से 3 पंचायतों से एक उच्च अधिकारी रखे, जो बड़ा लीडर हो वो रखा जाए, उसके बाद में हमारा सिस्टम खुद ब खुद ठीक हो जाए। आप भी भारतीय जनता पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट मंडल छात्रों में रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमने देखा आपको काम करते हुए, समाज के प्रति आपको काफी प्रेम है और लोगों को भी आपसे काफी अपेक्षाएं रहती है, छोटे मोटे लेवल, ग्राउंड लेवल पे। तो कहीं न कहीं पार्टी ने आप में वो इंटरेस्ट क्यों नहीं देखा, तो आपको क्यों नहीं उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया? तो इसके बारे में क्या आपका विचार है, क्योंकि आप भी काबिल थे?
मैं नमस्कार करता हूं अपनी पार्टी को। हमारी पार्टी का कुछ डिक्रम होता है और उनकी जो मर्जी थी उसको मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि भगवान हमेशा हर आदमी को सद्बुद्धि दे और उसके लिए क्या चाहिए? अकल। जी। विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। अच्छा उसके राकेश लिए जी, अकल चाहिए। आज खुशी का दिन है, आज ईद है, तो ईद पे क्या मैसेज रहेगा आपका? जितने भी मेरे जम्मू कश्मीर के मुसलमान भाई हैं, मैं दोनों हाथ जोड़कर उनको बधाई देना चाहता हूं और वो बधाई के पात्र है। ईद का मतलब होता है खुशी का दिन जी। और खुशी का दिन होता है हर मजहब के साथ मिलजुल कर रहना, मजलूमों को मतलब अच्छा काम करना, हमसायों को मतलब ख्याल रखना। यही है असली मुसलमानियत और मैं सब मुसलमानों को इस पर्व दिन पर, अच्छे दिन पर बधाई देना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर में जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का भाईचारा है, प्रेम है, प्यार है, उसके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे इतने जो अभी तक मरे हैं, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि किस बंदे ने अपने साथ क्या लिया? खाली हाथ आया और खाली हाथ जाना है। इसलिए हमने हिंदू मुसलमान भाईचारा, सिख ईसाई जो भाईचारा है, ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि यहाँ सदियों से जो हमारे हिंदू मुसलमान भाई एक जगह पर खाते उठते बैठते चलते, रहन सहन, मरना जीना जितना भी हो, और इसी के साथ में अलविदा होना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।